हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में देख ही लिए होंगे दोस्तों कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 2026 के एग्जाम में देख सकते हैं जुलाई मंथ में जो त्रिमासिक जो एग्जाम हुआ था आपका, वो मैं सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इसमें कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न कहां से पूछा गया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, ताकि जितने भी मैं वीडियो डालूं अब तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन था जिसमें 1 नंबर आपसे पूछा गया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि आपका क्या होता है, वक्रता त्रिज्या आर का जो मान होता है दोस्तों, वो आपका क्या होता है, फोकस दूरी का दुगुना होता है, ठीक ना। आप सभी पिक्चर में देखे होंगे, यानी कि इसको आप कह सकते हैं आर बराबर 2f या एफ बराबर आप बोलोगे क्या होगा, r/2, यानी कि एफ का जो मान होता है, फोकस दूरी का जो मान होता है, वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर बराबर या 2f आपका आंसर हो जाएगा, या फिर आपका यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एफ बराबर आप लिख सकते हो r/2। तो जहाँ ऑप्शन में ये दोनों में से कोई भी नजर आ जाए वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं एफ बराबर 2r, ये गलत हो जाएगा। एफ बराबर 2r नहीं होना चाहिए बल्कि आर बराबर 2f होना चाहिए। अब यहाँ पर जाए तो कह रहा है कि एफ बराबर आर, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि एफ बराबर r/2, तो एफ बराबर r/2 तो 100% क्या है, ये सही है। यानी कि फोकस का जो मान होता है, फोकस दूरी जो होता है, वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर में क्या कह रहा है। दोस्तों, 2 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो दोस्तों, बिल्कुल इजी सवाल आपसे पूछा गया था। हम सभी को पता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने हैं, 2 नियम है। जिसमें पहला नियम में कहा जाता है दोस्तों कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल पर होता है, ठीक ना। ये आपका हो गया दोस्तों आपतित किरण और ये आपका हो गया परावर्तित किरण, ठीक ना। और ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो होता है, ये तीनों क्या होता है, एक ही तल पर होता है। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये तल हो गया। नीचे वाला क्या कहलाता है, तल, ठीक ना। अब इसी पर ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया आपका आपतन बिंदु, इस पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है दोस्तों, एक ही तल पर होता है। ये हो गया पहला नियम। और दूसरा नियम क्या क्या कहता है दोस्तों, ये जो है ना, ये आपका होता है आपतन कोण, ठीक ना। और ये जो आपका होता है, ये क्या होता है, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण को हम आई से लिखते हैं और परावर्तन कोण को क्या करते हैं, आर से लिखते हैं। तो इसीलिए कोण आई बराबर यहाँ पर क्या होता है, कोण आर होता है। तो यानी कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम के अनुसार क्या होता है कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपसे क्या कहा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको कहा जा रहा है कि दो समांतर जो है समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों, आप देख सकते हो कि 2 समतल दर्पण को जब आमने सामने रखा जाता है दोस्तों और उसके बीच में कोई वस्तु को रख दिया जाता है, तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कितने बनता है, अनंत, यानी कि बहुत सारे प्रतिबिंब बनता है, अनंत बनता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपको सिंपल एकदम बहुत ईजी सवाल है, जिसमें कहा जा रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम सभी को पता है दोस्तों कि दाढ़ी बनाने के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अवतल दर्पण का इस्तेमाल और कहाँ किया जाता है दोस्तों, तो रोगी जो होता है ना, उसका नाक, कान, दांत, मुंह, ये सभी को जांच करने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर गाड़ी के हेडलाइट जो होता है ना दोस्तों, उस रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये सारे उपयोग आप याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण के बारे में आपसे जब सवाल करें इसका उपयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग जो होता है दोस्तों, इसका उपयोग क्या होता है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। और एक होता है स्ट्रीट लाइट के रूप में, यानी कि गली में जो लाइट लगा होता है उस रूप में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये सारी चीज आपको याद रखना है, क्योंकि अवतल उत्तल दर्पण का उपयोग काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर में कहा जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो हम सभी को पता है दोस्तों कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ से एक बात और याद रखिएगा, समतल दर्पण की विशेषता जो होता है ना, काफी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। समतल दर्पण की विशेषता, ठीक ना। तो इसकी विशेषता क्या है कि प्रतिबिंब का जो आकार होता है दोस्तों वस्तु का आकार के बराबर बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए क्या होता है, काल्पनिक होता है। और प्रतिबिंब जो होता है वो पार्श्व प्रतिबिंब होता है। जैसे कि अगर हम दाहिना कान छुए तो फोटो में आपको दिखाएगा प्रतिबिंब में कि हम बायां कान छू रहे हैं, तो इस प्रकार यानी पार्श्व जो है प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। और यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि इसमें जो है वस्तु दर्पण से जितना ज्यादा दोस्तों आगे रहेगा, यानी जितना ज्यादा आगे रहेगा, ठीक ना, उतना, यानी कि जितना ज्यादा दर्पण से दूर रहेगा वस्तु, उतना ही प्रतिबिंब जो है दर्पण के उतना ही पीछे बनता है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है, ये सारे लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन जो 6 नंबर में है, इसमें आपको कहा जा रहा है कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। तो किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का जो मान होता है दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों, अनंत। क्या होता है, अनंत। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों, अनंत होता है। क्योंकि जब प्रकाश की किरणें आती है तो दर्पण से टकरा करके उसी दिशा में वापस लौट जाती है। यही कारण है कि फोकस का जो है समतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो क्या होती है, अनंत होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया था कि प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। ठीक ना। तो आप यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण, तो यहाँ पर क्या करना है, एक समतल दर्पण आपको बना लेना है दोस्तों। आप कह रहा है कि समतल दर्पण पर जो है ना लंबवत आपतित होती है। ठीक ना। प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, यानी कि कुछ इस तरह से लंबवत, यानी कि प्रकाश की किरण जब लंबवत आपतित होगा दोस्तों तो जिस दिशा में आएगा उसी दिशा में फिर क्या होगा, वापस लौटा देगा। क्योंकि अभी जस्ट हमने बताया कि समतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो जैसे किरण आती है टकरा करके उसी दिशा में क्या करता है, इसको रिटर्न कर देता है। तो कह रहा परावर्तन कोण का मान होगा, तो परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों ये आपतित किरण हो गया, जब लंबवत टकरा करके दोस्तों फिर इसी दिशा में वापस रिटर्न होगा, तो बताइए इसी पर से जा रहा है तो दोनों किरणों के बीच जो है बताइए कोई डिग्री का एंगल बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर कह रहा परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो आपतन यहाँ पर जब प्रकाश की किरणें आती है टकरा करके लौटती है तो लौटने के बाद जो है अभी लंब के बीच के दोनों के बीच जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं, हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ परावर्तन कोण बन ही नहीं रहा है थोड़ा भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर में आपको कहा जा रहा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। ठीक ना। अब आवर्धन जो होता है आप सभी को पता है कि आवर्धन को m से लिखा जाता है, और आवर्धन हमेशा बताता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब का साइज जो होता है ना, आकार, वो क्या है। ठीक ना। जिस दर्पण का प्रतिबिंब वास्तविक होगा उसका जो है आवर्धन का मान क्या होगा, ऋणात्मक, और जिस प्रतिबिंब का मान जो है प्रतिबिंब का जो है काल्पनिक होगा दोस्तों, जिस दर्पण का प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो उसका मान आवर्धन का मान जो होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। याद रखिएगा दोस्तों कि जिस दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक होगा, जिस दर्पण का प्रतिबिंब वास्तविक होगा उसके आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा, और जिस दर्पण के प्रतिबिंब जो है काल्पनिक होगा उसका आवर्धन का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इसको नोट आप कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अब 9 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती है। तो हम सभी को पता है दोस्तों कि चिन्ह परिपाटी जो होता है वो आपका ये होता है, और आपको मालूम है कि दर्पण की यहाँ पर बात कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि ये आपका दर्पण होता है, एक आपका हो गया, ये आपका हो गया दोस्तों उत्तल दर्पण, ये आपका हो गया क्या हो गया, अवतल दर्पण। तो यहाँ पर जो चिन्ह परिपाटी का जितने भी मान होता है दोस्तों, दूरियां जो होता है वो कहाँ से मापा जाता है, यहाँ से। और दर्पण के बीच वाला जो भाग होता है इसको क्या कहा जाता है, पी कहा जाता है, जिसको किससे लिखा जाता है, जिसको पी से सूचित किया जाता है, ध्रुव कहा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती है, तो वो कहाँ से मापी जाती है, तो ध्रुव पी से मापा जाता है। जितने भी चाहे फोकस दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो, वस्तु दूरी है, जो भी चीज दूरी मापा जाता है वो सभी ध्रुव पी से मापा जाता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर, जो भी लगाएंगे उसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सिंपल यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन में बहुत इजी सवाल, ठीक ना, कि दर्पण सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है। तो ये बच्चा यहाँ पर टिक लगाया हुआ है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो बच्चे ये टिक लगाया है बी नंबर ऑप्शन, उसका सभी का सही आंसर है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है अवतल दर्पण, बी में दे रहा है उत्तल दर्पण, सी में है समतल दर्पण, और डी में है समतल और अवतल दोनों। तो सबसे पहली बात मैं ये करूँ दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सोचना है कि यहाँ पर क्या करा है कि प्रतिबिंब जो है छोटा, तो यहाँ पर सीधा याद रखना कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब ना तो छोटा बनता है ना ही बड़ा बनता है, यानी इसके द्वारा वस्तु के हमेशा क्या होता है, बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, कट हो गया। अब डी में समतल है, यहाँ भी डी भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो बचा क्या, ए और बी, या तो अवतल दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण होगा। अब हम सभी को पता है कि अवतल दर्पण के द्वारा जो है लगभग सभी प्रतिबिंब वास्तविक होता है, लेकिन जो है सिर्फ 2 ही प्रतिबिंब ऐसा होता है जो काल्पनिक होता है, सिर्फ एक प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा और छोटा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। एक लौता उत्तल दर्पण ही ऐसा है जिसमें दोस्तों क्या हो रहा है, प्रतिबिंब छोटा भी बनता है और वास्तविक और काल्पनिक बनता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार ऐसे आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों, तब एग्जाम आप सही कर पाओगे, नहीं तो फंस जाओगे दोस्तों। तो समतल दर्पण तो सीधे क्या हो गया, पहले वाई कट हो जाएगा, क्योंकि दर्पण के क्या होता है, प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु के बराबर बनता है। तो ये दोनों ऑप्शन बच गया। अब अवतल तो हमेशा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक ना, एक काल्पनिक बनता है आभासी, और यहाँ पर ये क्या होता है, बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन एकलौता उत्तल दर्पण ऐसा है जो अपने आकार से प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनाता है और आभासी बनाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपको कहा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस दर्पण से वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो सिंपल यहाँ पर अभी जस्ट हमने बताया कि समतल दर्पण तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु का आकार के बराबर बनता है।
और यहाँ पर करा कि बड़ा प्रतिबिंब, तो पहले ये कैंसिल। अब बचा उत्तल और अवतल। तो उत्तल के बारे में अभी जस्ट हमने बताया कि उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु का आकार से हमेशा क्या होता है, छोटा बनता है। तो यहाँ तो ये पहले क्या हो गया, यही कैंसिल हो गया, उत्तल भी कैंसिल, तो बचा क्या, अवतल। यानी अवतल दर्पण में वस्तु का आकार से हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है, ठीक ना, छोटा भी बनता है लेकिन बड़ा भी बनता है। तो यहाँ पर बड़ा भी बनता है और आभासी भी बनता है। अवतल दर्पण ये मत सोचिए आभासी नहीं बनता, यहाँ भी आभासी बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब देखने को आपको कहाँ मिलेगा, किसमें, वो मिलेगा अवतल दर्पण में। और कब मिलेगा, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण में अब ध्रुव P और जो है फोकस बिंदु F के बीच अगर जब रखोगे तब आपको प्रतिबिंब बड़ा भी बनेगा और आभासी बनेगा, ये दोनों मिल जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरण के समूह को क्या कह रहा है, प्रदीप्त कहा जा रहा है, गलत हो जाएगा। प्रकिरण कहा जा रहा है, गलत हो जाएगा। प्रकाश स्रोत कहा जा रहा है, एक है प्रकाश पुंज। तो प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, ठीक ना। तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का पुंज या फिर प्रकाश स्रोत। तो दोस्तों प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का पुंज कहा जाएगा, ना कि प्रकाश का स्रोत। प्रकाश स्रोत का मतलब उसको कहा जाता है जिससे प्रकाश निकलता है। जैसे मान लो कि टॉर्च है, ठीक ना, टॉर्च से प्रकाश निकल रही है तो टॉर्च को हम कहेंगे प्रकाश स्रोत, ठीक ना। एक होता है ना प्रकाशिक स्रोत, एक होता है अप्रकाश स्रोत, ठीक ना। तो प्रकाश स्रोत जो होगा वो क्या हो जाएगा, टॉर्च होगा, ना कि वो प्रकाश पुंज होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहा जाता है, जिससे प्रकाश रे निकलते रहते हैं उसके समूह को पूछा जा रहा है, तो वो प्रकाश पुंज कहलाएगा। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर में आपको कहा जा रहा है कि लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है। अब देखिए लेंस का आवर्धन m का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, तो हम सभी जानते हैं दोस्तों। तो वो क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई, यानी कि v बटे u होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। तो अगला जो क्वेश्चन आपका ये है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है दोस्तों, अब इसमें क्या कह रहा है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल एवं उत्तल दोनों। तो दोस्तों ये तो होगा नहीं, ये दोनों में से कोई एक होगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर याद रखना दोस्तों कि लेंस जो होता है ना वो दर्पण से जस्ट अपोजिट उल्टा काम करता है। अवतल दर्पण में वस्तु को बड़ा करके दिखाता है और उत्तल में जो होता है, उत्तल दर्पण में जो होता है वस्तु को छोटा करके दिखाता है। वही चीज़ जब आप लेंस में आओगे ना दोस्तों, तो लेंस में अवतल लेंस जो होता है ना यही वस्तु को छोटा करके दिखाता है और उत्तल लेंस जो होता है ये वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। तो इसका मतलब ये है कि सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम क्या किस लिए करते हैं, किसी वस्तु को बड़ा करके दिखाने के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। आपको याद रखना दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है कि लेंस जो है दर्पण का जस्ट उल्टा काम करता है, हर चीजें में उल्टा काम करता है, इस बात को ख्याल रखना है। अब यहाँ पर अवतल दर्पण जो किसी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, यहाँ पर जो है अवतल लेंस होगा किसी वस्तु को छोटा करके दिखाएगा। अब बताइए सूक्ष्मदर्शी के रूप में हम उपयोग करते हैं किसी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए, तो किस लेंस का उपयोग करेंगे, उत्तल या अवतल। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तल, क्योंकि उत्तल लेंस किसी वस्तु को हमको बड़ा करके दिखाता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। तो दोस्तों याद रखना, अपसारी का मतलब होता है किरण फैलना, सिंपल याद रखो। अपसारी का मतलब क्या होता है, किरण फैलना, और अभिसारी का मतलब होता है किरण एक बिंदु पर जाकर के मिलना। तो याद रखिएगा कि एक होता है दोस्तों अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। तो ये आपका हो गया अवतल लेंस और ये दोस्तों आपका क्या हो गया, उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस पर जब प्रकाश की किरणें को गुजारा जाता है ना दोस्तों, तो ये किरण को फैलाने का काम करता है, जबकि उत्तल लेंस से प्रकाश की किरणें को गुजारा जाता है तो ये किरण को जो है एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है। तो आप ही डिसाइड कर लो दोस्तों कौन होगा अवतल, कौन होगा उत्तल, ठीक ना। तो आप सिंपल याद रखिएगा कि अवतल लेंस का बिहेव किस प्रकार है, अपसारी। इस किरण को फैलाना क्या कहलाता है, अपसारी, और किरण को एक बिंदु पर मिलाना क्या कहलाता है, अभिसारी। तो यहाँ पर कह रहा है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी पूछा है, अपसारी का मतलब होता है किरण को फैलाना, और किरण को फैलाने का काम कौन कर रहा है दोस्तों, तो वो कर रहा है अवतल लेंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। ओके, तो अपसारी लेंस किसको कहा जाएगा, अवतल लेंस को। और अभिसारी अगर पूछता है अभिसारी लेंस किसको कहा जाएगा, क्या हो जाता है, उत्तल लेंस। तो याद रखिएगा दोस्तों, काफी इजी सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि अवतल लेंस, बी में कह रहा है उत्तल लेंस दोस्तों, और सी में कह रहा है समतल अवतल दोनों, ठीक ना, लेंस। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों कि धनात्मक जो दूरी होता है, फोकस दूरी जो धनात्मक होता है वो किस में होता है, तो वो हो जाएगा आपका उत्तल लेंस में होता है दोस्तों। क्योंकि ये आपका उत्तल लेंस है, ये वाला जो फोटो ये आपका क्या है दोस्तों, उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस में बाबू जितने भी वस्तु को रखा जाता है वो इस तरफ रखा जाता है, और जितने भी जो होता है ना पहला किरण वो दर्पण से अपवर्तित करने के बाद जो है फोकस से काटती है इस प्रकार। और यहाँ पर क्या आता है, एफ लिखा था, फोकस बिंदु होता है। तो और यहाँ पर क्या आता है, आपका प्रकाशिक केंद्र होता है, और प्रकाशिक केंद्र से इधर मापी गए सभी दूरी क्या आता है दोस्तों, सभी दूरी आपका धनात्मक होता है, और इधर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना उत्तल लेंस में जो है फोकस दूरी आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा दोस्तों धनात्मक हो जाएगा दोस्तों। इस बात को याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, धनात्मक।
तो दोस्तों आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो, ये सारे क्या है दोस्तों, उत्तर लेंस है। अब उत्तर लेंस के द्वारा जितने भी जो है प्रकाश जो है अपवर्तित किया जा रहा है, जहाँ फोकस पर मिल रहा है दोस्तों, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं फोकस यहाँ से गुजर रहा है दोस्तों, आप यहाँ भी देख सकते हैं किरण गया फोकस से गुजर रहा है। तो जितने भी फोकस है वो क्या है, लेंस के इस तरफ है, और इस तरफ जितनी भी दूरी मापा जाएगा वो सभी क्या होगा दोस्तों, आपका हो जाएगा धनात्मक, और इस तरफ मापी गई दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। तो इसके अनुसार इसका जो है राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा कि लेंस की फोकस दूरी धनात्मक किसका होता है, तो लेंस की फोकस दूरी जो धनात्मक होता है वो क्या किसका होता है, उत्तर लेंस का होता है दोस्तों। और अगर ऋणात्मक दूरी अगर पूछता है दोस्तों तब किसका हो जाएगा, अवतल लेंस का। तो इसको आप दोस्तों याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो हम सभी को पता है कि पर्दे पर जो प्राप्त किया जा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब को, काल्पनिक प्रतिबिंब को प्राप्त किया नहीं जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर होना चाहिए। ये बच्चा ए बी दोनों लगा दिया, जो भी लगाया उसका गलत आंसर हो गया है। तो सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाएगा, बनता है, तो वो क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन जो 19 नंबर है, जिसमें कहा जा रहा है कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो लेंस का जो वक्रता केंद्र होता है वो कितने होता है दोस्तों, 2 होता है। जिसका बिल्कुल राइट आंसर बच्चा ने जवाब दिया है। तो किसी भी लेंस होता है, चाहे वो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, तो उसका वक्रता केंद्र जो होता है ना दोस्तों, वो कितने होते हैं, तो 2 होता है। ठीक ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि 20 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आवर्धन का एसआई मात्रक, जिसको दोस्तों हम लोग किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। तो आवर्धन का एसआई मात्रक दोस्तों नहीं होता, ये बीमाहीन होता है दोस्तों। तो मीटर नहीं, यहाँ पर क्या बीमा मात्रकहीन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वो मात्रकहीन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना, तो याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि आवर्धन एम बराबर क्या होता है, भी बटे यू होता है दोनों। ठीक ना, भी बटे क्या होता है, यू होता है। अब ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये है वस्तु की ऊंचाई। अब सिंपल है दोस्तों, ऊंचाई हमेशा क्या होता है, मीटर में, तो दोनों कटिए जाएगा तो कुछ बचेगा दोस्तों, कुछ होने बचेगा। तो यहाँ पर इसीलिए इसका ऐसे मात्रा कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है, बीमाहीन होता है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर में कहा जा रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसा होता है। तो प्रकाश की चाल आप सभी को पता है कि विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है दोस्तों, क्योंकि पानी में उसकी चाल अलग होता है, स्पीड निर्वात में अलग होता है। ठीक ना, तो सभी में कांच के शीशा जब गुजारा जाता है तो प्रकाश की चाल अलग होता है दोस्तों। ठीक ना, तो यहाँ पर एक समान होती है, गलत, इनमें से दोनों गलत, भिन्न भिन्न होता है। ये क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न होता है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन 22 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अभी जस्ट हमने बताया था दोस्तों कि फोकस दूरी ऋणात्मक की अगर बात करेगा दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका अवतल लेंस। क्योंकि अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होता है दोस्तों। तो इस बात को याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या है दोस्तों। दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ओके, तो अभी जस्ट हमने बताया था कि लेंस में जो होता है ना, वो वक्रता केंद्र हो, मुख्य फोकस की संख्या, और एक हो गया वक्रता केंद्र की संख्या जो होता है ना, वो दोनों जो होता है वो दो ही होता है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। तो अगला जो 24 नंबर जो क्वेश्चन है ना, तो दोस्तों अगला जो 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 24 नंबर में कहा जा रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ये हम सभी को पता है दोस्तों कि मानव जो नेत्र होता है, हम लोगों का जो आंख होता है, उसमें उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन जो है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है। तो दोस्तों ये जो है यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों आज जो हम लोगों ने देखा है वो फिजिक्स का टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया दोस्तों। नेक्स्ट जो वीडियो में लाऊंगा दोस्तों, उस वीडियो में पूरा केमिस्ट्री को कवर करूंगा। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों जो है अभी हम लोगों ने फिजिक्स को पूरा कवर किया। फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया त्रिमाही में, वो सारे क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया दोस्तों। फिर अगला जो वीडियो लाएंगे उसमें केमिस्ट्री होगा, फिर दोस्तों बायोलॉजी को हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखेंगे दोस्तों। यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।